हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस ट्री। माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज हम हमारी सीरीज इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ में कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 12 के साथ। आज का टॉपिक रहेगा हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ठीक है। देखो, वो सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हम कवर अप करने वाले हैं जो हमें ईपीएफओ के इस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड हैं। ठीक है। एंड स्पेसिफिकली जैसे हम अभी फोकस करें इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जामिनेशन पे, ठीक है, तो उस पर्पज से हम सभी एक्ट्स कवर अप कर रहे हैं। एंड उस सारे एफर्ट में हमारा आज का एक्ट रहेगा पेमेंट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1936। एंड अकॉर्डिंगली इसमें कई सारी चीजें आपको ऑलरेडी आप न्यूज में सुन रहे हैं। ठीक है। ड्यू टू दिस लॉकडाउन, जो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अब थोड़ा लॉकडाउन 4 की स्टेज में हम आ गए हैं, 4.0 की स्टेज पर हम आ चुके हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपने कई सारे न्यूज सुने होंगे रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ वेजेस, जहाँ पे गवर्नमेंट ने थ्रू वेरियस ऑर्डर्स एंड नोटिफिकेशंस ये चीज सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जो वर्कर्स हैं उनको सैलरीज मिलती रहे। ठीक है। सो इस करके भी ये एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड यूपीएससी इसके बारे में पूछ भी सकता है हमें। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। एंड ठीक है, यहाँ पे आपने न्यूज सुना होगा 29 मार्च को गवर्नमेंट ने थ्रू अ नोटिफिकेशन ये चीज सभी इंस्टीट्यूशंस को, सभी इंडस्ट्रीज को, सभी फैक्ट्रीज को ये चीज बोली कि आप लोगों ने थ्रू चाहे हम लॉकडाउन कर रहे हैं, हमने 23 मार्च से लॉकडाउन चाहे शुरू कर दिया है, बट वर्कर्स अगर नहीं भी आ पाएंगे इस वजह से अगर काम करने, तो भी आपने उनकी सैलरीज नहीं काटनी है, उनको सैलरीज पे करनी है। ठीक है। वहां पर आपने उस टाइम पर भी ये न्यूज सुना होगा रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के बारे में। ठीक है। एंड बड़ी सारी इस चीज में डिबेट आर्गुमेंट्स भी हुआ। इंडस्ट्रीज ने बोला जब हमारे पास अर्निंग नहीं आएगी तो हम कैसे पे करेंगे गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट ने ये जो नोटिफिकेशन निकाला था, इट वाज थ्रू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर उन्होंने ये प्रोविजन किया, ये नोटिफिकेशन इशू किया कि सब ये मैंडेटरी रहेगा सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए कि वो इस नोटिफिकेशन को फॉलो करें। ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर बेसिकली होता ये है कि अगर इसके अंडर कुछ भी नोटिफाई किया जाता है तो वो बाकी कोई भी लॉ, चाहे लॉ हो, एक्ट हो, जो भी प्रोविजन ऑलरेडी एप्लीकेबल है, वो इस नोटिफिकेशन के बाद एप्लीकेबल नहीं रहते। मींस अगर नोटिफिकेशन ने बोल दिया कि आपको सभी को वेजेस पे करने ही है, तो आपको पे करने पड़ेंगे विदाउट गिविंग यू अदर रिलैक्सेशन विच आर अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय अदर एक्ट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट एक्ट हमने ट्रेड यूनियन एक्ट हमने कवर अप किया था, तो वहां पे था ट्रेड यूनियन स्ट्राइक्स वगैरह का प्रोविजन कर सकते हैं, बट इस नोटिफिकेशन के बाद वो प्रोविजन इनएक्टिव हो जाता है कि वो आप तब तक जब तक ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल रहेगा तब तक आप ये सब नहीं कर पाओगे। इसी वजह से और भी चीजें थी। ठीक है। तो इस मैंने ऑलरेडी का आप लोगों को कमिट किया हुआ कि हम इसके ऊपर अलग से एक वीडियो या एक लेक्चर हम करेंगे। ठीक है। एक बार हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी वाले लेक्चर्स खत्म हो जाए, ठीक है, हम ये सीरीज खत्म कंप्लीट कर ले, फिर मैं इसके रिलेटेड करंट अफेयर्स भी करूंगा। ठीक है। तो वहीं पर आपने जैसे आप लोगों के कई कमेंट्स भी आते हैं, सर लेबर लॉ के रिगार्डिंग, लेबर रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग काफी कुछ रहा है पीछे न्यूज में। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो 3 मंथ्स के लिए जो है सस्पेंड कर रहे हैं कुछ लेबर लॉज को। ठीक है। ऐसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी किया, और भी गवर्नमेंट ने ये चीज अप्लाई की है कि वो कुछ समय के लिए लेबर लॉ से रिलैक्सेशन देंगे इंडस्ट्रीज को, सो दैट वो इस हार्ड टाइम को सरवाइव कर सके एंड जो इकोनॉमिक स्लो डाउन इसकी वजह से आ सकता है उसको हम कवर अप कर पाए। ठीक है। सो ये सभी मैं अलग से लेक्चर्स में कवर अप करूंगा। एंड ये जो आप न्यूज देख रहे हो, ये एक स्क्रीनशॉट मैंने इसी पर्पज से लिया है, सो दैट आपको ये न्यूज अगर आपने पढ़ा हो या इस रिलेटेड न्यूज पढ़े तो यू विल गेट टू नो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वेजेस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस की जो आज हम टॉपिक हमने लिया है, वो ये सारे आपने फिर भी न्यूज में देखे हैं। ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन के बाद गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोगों को ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन भी आपको पेमेंट्स करने हैं। ठीक है। सो इसी के रिलेटेड एक और भी न्यूज अभी रिसेंट में रहा है। अभी आज 18 मई को एक न्यूज रहा है जहां पे गवर्नमेंट ने इन सारे जो ये नोटिफिकेशन निकाला था 29 को, जो ऑर्डर निकाला था 29 मार्च को, उसको विड्रॉ कर लिया है। एंड अब विड्रॉ करने का मतलब है कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको अगर दे आर नॉट एबल टू पे वेजेस, तो
वो कुछ समय के लिए प्रोविजंस कर सकते हैं कि उनको वेजेस ना देने पड़े, ठीक है। उस तरह के वो जो भी रिलैक्सेशंस है वो उनको मिल सकते हैं, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस फाइल हो चुका है थ्रू बाय एम्प्लॉयर्स, जिन्होंने डाला था कि दैट दे आर अनएबल टू पे सैलरीज एंड गवर्नमेंट कैन नॉट मैंडेट देम टू पे सैलरीज ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है। तो वो उसका हम देखेंगे जजमेंट, आप लोगों ने भी फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली अब जैसे जैसे मैं बेसिकली अभी करंट अफेयर्स आपको क्यों नहीं करा रहा हूँ, इसी पर्पज से नहीं करा रहा हूँ बिकॉज अगर मैं अभी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स लेना शुरू कर दूं तो आप लोगों को उतना क्लियरिटी के साथ सब कुछ समझ में नहीं आएगा जितना ये सारे लेक्चर्स खत्म करने के बाद आएगा। जैसे मैं ट्रेड यूनियन की भी बात की, मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात की, तो अब आपको ये समझ में आता है बिकॉज आप लोगों ने ये लेक्चर्स कवर अप कर लिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपको लोग कर चुके हो, ट्रेड यूनियन एक्ट कर चुके हो, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर आप कर चुके हो, ठीक है। एंड लास्ट हमने फैक्ट्रीज एक्ट भी कर लिया, तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी वो आप समझ सकोगे बेटर, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे सारे एक्ट्स वगैरह कवर अप हो जाएंगे फिर उसके बाद हम इनके करंट अफेयर्स भी लेना शुरू करेंगे। चलिए फिर आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ठीक है। सबसे पहली बात ये इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो ये एक्ट बेसिकली जो मनमाने तरीके से एम्प्लॉयर्स काम करते हैं या फिर वेजेस देने में, सैलरीज देने में, या फिर जो उनका तनख्वाह है वो देने में आनाकानी करते हैं, उससे बचाव के लिए बेसिकली एक्ट बनाया गया है, ठीक है, ताकि रेगुलेट किया जा सके पेमेंट ऑफ वेजेस को, ठीक है। ठीक है, और इसमें कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ वर्कर्स हैं, सभी को कवर अप नहीं करते, किन को कवर अप करते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये रेगुलेट करता है बेसिकली कि पेमेंट ऑफ वेजेस कैसे किए जाएंगे, कब किए जाएंगे और कितने टाइम में किए जाएंगे, ठीक है। तो वो सारी बातें ये करता है एंड साथ ही गारंटी भी करता है कि पेमेंट ऑफ वेजेस हो जाए, ठीक है, कि मतलब वेजेस मिले, प्रॉपर टाइमली मिले, विदाउट डिडक्शन मिले। कुछ डिडक्शन जो एक्सेप्ट दोज ऑथराइज अंडर एक्ट, ठीक है। तो मतलब ऐसी डिडक्शंस, ऐसी कटौती तनख्वाह में की जा सकती है जो इस एक्ट में दियो, उसके अलावा कोई भी और डिडक्शन या कटौती नहीं की जा सकती किसी भी वर्कर की, किसी भी एम्प्लॉय की तनख्वाह में, ठीक है, सैलरीज में, ठीक है। तो वो हम देखेंगे वेजेस वगैरह में। इसके बाद नेक्स्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी वेजेस को देने की, ठीक है। अगर कोई इशू राइज होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा इसके लिए, ठीक है। सो वो भी इस एक्ट में बताया गया है। साथ ही कौन से पीरियड की वेजेस होगी उसकी हम बात करेंगे कि क्या वो हफ्ते को हम पीरियड काउंट करेंगे, महीने काउंट करेंगे, 15 दिन को काउंट करेंगे, या साल को काउंट करेंगे, 6 महीने या 3 महीने, हम एक्चुअली में क्या पीरियड लेके चल रहे हैं वेजेस का, वो भी इस एक्ट में बताया गया है, ठीक है। टाइम क्या रहेगा और मोड ऑफ पेमेंट कैसे रहेगा, कि पेमेंट की कैसे जाएगी वेजेस की, उस सब की बात यहाँ पे की गई है। एंड साथ ही इसमें मशीनरी भी दी गई है, मतलब एक सिस्टम दिया गया है कि अगर इन सब में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, इन सारे इश्यूज में, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स में, तो कैसे उनको रिजॉल्व करवाया जाएगा, उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे उनको सुना जाएगा और उनको हाउ इट विल बी डिसाइडेड, ये कंप्लेंट डिसाइड कैसे की जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब है कि अप्लाई किस किस पर होगा, ठीक है। सो ये अप्लाई होगा एनी फैक्ट्री, एनी रेलवे, और बाय रेलवे बाय रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो आपने रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर सारा देखा है उस सब पे अप्लाई होता है। रेलवे की जो भी एसोसिएट वर्किंग्स हैं उस सब पे अप्लाई होता है, चाहे वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हो या कैरियर ट्रांसपोर्ट हो या फिर ऐसे ही और सर्विसेज उनकी जो रहती है उन सब पे, ठीक है। एंड ऐसे ही इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जिसको अब आप कुछ एक्ट्स कर चुके हो तो आप लोगों को पता है कि फैक्ट्री जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट में भी डिफाइन किया गया है, ठीक है। सो हमें उसके बारे में पता है। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी डिफाइन किया गया है आपका, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में भी इसके बारे में बात की जाती है। रेलवे के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एंड तीसरी बात इसमें क्या है, ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करता है, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया ये अप्लाई रहेगा, इंक्लूडिंग JNK, ठीक है, इंक्लूडिंग JNK भी ये अप्लाई रहेगा। एंड इसके अलावा एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट बाय गिविंग नोटिफिकेशन ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, अपने अप्रोप्रिएट एरिया से किसी भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी वो इस एक्ट के अंडर लेके आ सकती है। उनको करना क्या है, बस इतना करना है कि 3 महीने का
नोटिस दे देना है। ऑफिशियल गैजेट जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट निकलता है, उसमें उनको बस नोटिफाई कर देना है कि इस स्टैब्लिशमेंट को, इस इंडस्ट्रीज को या इस सेक्टर को हम जो है इस एक्ट के अंडर लेके आने वाले हैं। ठीक है, एंड जिस दिन वो नोटिफाई करेंगे उसके बाद से 3 महीने तक का टाइम रहेगा, उसके बाद वो इंडस्ट्री जो है ऑटोमेटिकली इस एक्ट से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी एप्लीकेबिलिटी की बात। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट जो बात किया था अभी कि कुछ स्पेसिफिक क्लास ऑफ वर्कर्स हैं जो इसमें कवर अप किए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लास ऑफ वर्कर्स क्या है उनकी हम बात कर रहे थे अभी। ठीक है, ये बेसिकली है वो वर्कर्स जिनकी जो वेजेस है डू नॉट एक्सीड वेजेस ऑफ द वेज पीरियड डू नॉट एक्सीड 24,000 पर मंथ। ठीक है, एंड ये जो 24,000 पर मंथ है, ये जो क्राइटेरिया है बेसिकली ये क्या कहता है कि अगर किसी वर्कर की सैलरीज 24,000 पर मंथ से कम है, ठीक है, डू नॉट एक्सीड, अगर इससे वो कम उसकी वेजेस मिल रहे हैं उसको, ठीक है, फॉर अ वेज पीरियड। ठीक है, वेज पीरियड क्या होगा वो स्पेसिफिकली डिफाइन किया जाएगा, हम उसकी बात भी करेंगे अभी। ठीक है, अगर 24,000 से कम वेजेस मिल रहे हैं उसको पर मंथ, तो वो इस एक्ट में कवर अप होगा। ठीक है, एंड ये जो 24,000 की लिमिट है, देखो ये चेंज होती रहती है, तो हो सकता है जब तक आपका एग्जाम हो उस टाइम गवर्नमेंट किसी नोटिफिकेशन या किसी और किसी और साधन के थ्रू इसमें कुछ चेंजेस करे, तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। अभी जो ये है स्टेटस है वो ये है कि 24,000 का लिमिट रखा है। 24,000 से नीचे के जो वर्कर्स होंगे वो इसमें कवर अप किए जाते हैं। ठीक है, एंड ये 24,000 का लिमिट डिसाइड किसने किया? ये बेसिकली डिसाइड होता है एक सर्वे के थ्रू, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ जिसको आप करते हैं, जिसमें इकोनॉमी के जो लेक्चर्स हमने किए थे उसमें मैंने आपको समझाया था एनएसएसओ का फंक्शनिंग वगैरह। ठीक है, तो एनएसएसओ के थ्रू ये एक सर्वे करवाया जाता है जिसको बोलते हैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। ठीक है, ये पब्लिश करते हैं एनएसएसओ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, एंड इस सर्वे के थ्रू हमें ये पता लग जाता है कि कौन किस क्या कट ऑफ लिमिट रखनी है। बेसिकली ये जो 24,000 का क्राइटेरिया ये कैसे डिसाइड करना है। ठीक है, तो जो भी उनको इसमें चीजें इंक्लूड एक्सक्लूड करनी होती है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, एंड ये सर्वे मोस्टली जो ये सर्वे है ये एवरी 5 ईयर्स करवा लिया जाता है। एंड जो ये 24,000 वाली लिमिट रखी गई है इसको रिवाइज कर लिया जाता है, इसको चेंज कर लिया जाता है थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, तो ऑफिशियल गैजेट के थ्रू गैजेट के थ्रू ये चीज नोटिफाई करवा दी जाती है कि अब से लिमिट क्या रहेगा इस एक्ट की एप्लीबिलिटी का। तो 24,000 अभी है, एंड इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, एंड इसके अबाउट दूसरी बात, दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू पर्सन हुज वेजेस इज 24,000 और मोर। ठीक है, तो 24,000 से ज्यादा जिसकी वेजेस हैं पर मंथ बेसिस पे, वो इस एक्ट में कवर नहीं होंगे, वही कवर होंगे जो 24,000 से कम जिनकी वेजेस। देखो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पे हम कवर अप करना चाह रहे हैं, उनको सिक्योर या प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं उन वर्कर्स को जो निचले तबके से आते हैं। ठीक है, जो अनस्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है, जो ऐसे वर्कर्स है जिनकी सैलरीज कम है। तो सैलरीज कम किनकी होती हैं? जो बेसिकली जिनके स्किल लेवल उतना नहीं है कि उनको 24,000 रुपए पर मंथ मिल सके। ठीक है, तो वो गरीब मजदूर वगैरह को हम इसमें टारगेट कर रहे हैं जिनको, जो अपने हक की लड़ाई खुद से करने में उतने सक्षम नहीं है। ठीक है, तो अदरवाइज जिनकी इससे ऊपर की सैलरी है, इट इज इट इट कैन बी सेड कि वो इतने सक्षम भी रहते हैं कि अपनी लड़ाई लड़ सकेंगे। ठीक है, या फिर इतने जागरूक रहेंगे कि अपना हक वो मांग सकें। ठीक है, तो इसलिए सेट की जो लिमिट है वो 24,000 रखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है इंडस्ट्रियल और अदर स्टैब्लिशमेंट। अब मैंने बात किया था जैसे फैक्ट्री का मैंने बात किया, फिर उसके बाद इंडस्ट्री का बात किया, तो यहाँ पर किस इंडस्ट्रीज को कवर अप किया जा रहा है वो एक्ट में लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो उस लिस्ट में बेसिकली कुछ जो नेम्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। ट्रम्प वे सर्विस। ठीक है, ये ट्रम्प वे देखो 1936 का ये एक्ट बना हुआ है, तो उस टाइम की टर्म जो यूज की जाती थी वो यहाँ पे चल रहे हैं। तो अगर आपने देखा कोलकाता का, अगर आपको ध्यान हो तो कोलकाता में ये ट्रम सर्विसेज चला करती थी, अब तो कुछ एरियाज बस में ही चलती है। अदरवाइज पहले वो ये एक फ्रीक्वेंट सर्विस थी। ठीक है, ट्रम्स वे जैसे अभी के मेट्रो सर्विस आपकी है, उस तरह से उस टाइम पर ये ट्रम वे सर्विस हुआ करते थे। ठीक है, ये मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है बेसिकली।
ठीक है। तो इस तरह के इससे जुड़े हुई इंडस्ट्रीज इसमें कवर अप की जाती हैं। ऐसी एयर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज कवर अप की जाती है। ठीक है, बस इसमें एक्सक्लूड कौन से, इसमें जो डिफेंस सर्विसेज से, ठीक है, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे नेवी हो या एयरफोर्स से रिलेटेड डिफेंस ट्रांसपोर्ट है, वो इसमें कवर अप नहीं होते। उसके अलावा बाकी जो एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है वो इसमें कवर अप की जाती हैं। ठीक है, ऐसी डॉक वाफ ऑफ जेटी, ये बेसिकली होता है, जैसे आपने देखा हो कि जहां पर एक डॉकयार्ड होता है जहां पर शिप्स आके अपने आप को एंकर करवाती हैं एंड वहीं पे फिर वो हॉल्ट लेती हैं। ठीक है, तो वहां पर भी कुछ सर्विसेज दी जाती हैं, तो वो भी इसमें कवर अप होता है। ठीक है, तो वो भी इसमें रहेगा। एंड ऐसे ही इनलैंड इनलैंड वॉट वेसल इनलैंड वेसल मैकेनिकली प्रोपेल्ड। ठीक है, बेसिकली मैकेनिकली प्रोपेल्ड बेसिकली जो मशीन्स जो आपका मोटर के थ्रू चलता है, चाहे डीजल के थ्रू या फिर और मशीनरीज के थ्रू उनको एनर्जी मिलती हो। ठीक है, तो उस तरह के इनलैंड वेसल्स बेसिकली होता क्या है कि ये तो जो देखो हम जो बात कर रहे थे डॉक वर्फ वगैरह की, ये तो बेसिकली थे आपके जो पोर्ट्स वगैरह के साथ रहते हैं वो। ठीक है, जो आपका ओशन के साथ या सीज के साथ एसोसिएटेड है वो। ऐसे ही कुछ इनलैंड में भी आपके वाटरवेज रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है बेसिकली जहां पर आपका बड़े जो आपकी फॉर एग्जांपल बड़ी रिवर्स हैं, ठीक है, वहां पर भी हम बोट्स वगैरह को, मैकेनिकल बोट्स वगैरह को यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें कवर होते हैं। ऐसे ही आपका रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह भी इसमें कवर अप हो जाता है। ठीक है, माइनिंग वगैरह का जो से इंडस्ट्री से जो एसोसिएटेड है वो भी इसमें कवर होते हैं। ऐसी प्लांटेशन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है वो भी इसमें कवर होती हैं। ये तो होगी लिस्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट खुद से भी नोटिफाई कर सकती है कुछ और एस्टेब्लिशमेंट को इसमें कवर अप करने के लिए। ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो उन एम्प्लॉयज की प्रोटेक्शन के जो इस लिस्ट में नहीं है, उन इंडस्ट्रीज को भी इसमें कवर अप किया जा सकता है बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, वेजेस, अब हम बात करें कि वेजेस क्या होता है। ठीक है, देखो वेजेस बेसिकली ऑल रिम्यूनरेशंस होते हैं, जो भी मैं एक बार ये रीड कर देता हूँ। ऑल रिम्यूनरेशंस वेदर बाय वे ऑफ सैलरी और अलाउंसेस और अदरवाइज पेबल टू अ पर्सन employed in respect of his employment or of work done in such employment। ठीक है, सो अब मैं थोड़ा समझा दूं क्या है ये। बेसिकली सिंपल वे में अगर हम समझें इसको, तो वेजेस वो है जो आपको आपके काम के पर्पस के लिए जो आपको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, उस पर्पस से आप जो अर्न करते हो वो आपके रिम्यूनरेशंस हैं। इसमें क्या कुछ आ जाता है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर वेजेस इसमें और भी चीजें आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपको कोर्ट के थ्रू कुछ अवार्ड या सेटलमेंट मिला है। ठीक है, अवार्ड एंड सेटलमेंट का डिफरेंस आपको पता ही होगा अगर आपने हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाला लेक्चर किया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाला टॉपिक कवर अप किया हमारे लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है, एंड इसके अपार्ट वेजेस के अपार्ट आपको ओवर टाइम भी मिलता है। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट में हमने देखा था ओवर टाइम क्या होता है एंड पेड लीव्स क्या होती हैं। ठीक है, सो वो भी आपके इसमें कवर अप हो जाता है, वो भी आपके वेजेस में आ जाते हैं। इसके अलावा कोई भी और एडिशनल रिन्यूमरेशंस भी हो सकते हैं, चाहे फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज बोनस वगैरह प्रोवाइड करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्शन एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एंड द इंडस्ट्रीज एंड अदरवाइज। ठीक है, सो वो यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं। एंड ऐसे ही और एक और भी चीज में रहती है कि फॉर एग्जांपल ये तो आपकी सैलरीज या वेजेस की बात होगी, लेकिन जब टर्मिनेशन किसी एम्प्लॉय का कर दिया जाता है, तो उसकी टर्मिनेशन के बाद भी उसे भी जो सम मिलना है, जो उसको मनी मिलना है, जो उसको रिम्यूनरेशंस मिलने हैं, वो भी वेजेस में ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली हो गया वेजेस क्या होते हैं इस एक्ट के थ्रू। अब वेजेस में क्या नहीं होता। ठीक है, अब देखो आपने सुना होगा, अगर आप लोग वर्किंग हो या फिर अगर आपने कभी कोई एग्जाम के लिए या फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, तो वहां पे एक होता है वेजेस एंड उसके साथ कई बार वहां पे लिखा होता है वेजेस एंड अदर अदर यहाँ पर आपको टर्म मिल जाएगा अदर बेनिफिट्स। ठीक है, या अदर अलाउंसेस, इस तरह के आपको टर्म लिखे होते हैं। अदर बेनिफिट्स होगा या अलाउंसेस होगा। ठीक है, इस तरह से आपको मेंशन होता है। तो वेजेस हमने देख लिया वेजेस क्या होते हैं। इसके अलावा अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस में बड़ी सारी चीजें आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपको जो पेंशन फंड प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, पहले पेंशन फंड भी दिया जाता है, या फिर अदरवाइज भी हो सकता है कोई प्राइवेट सेक्टर भी
अलग से स्कीम रन कर रहा हो जिसमें आपको पेंशन फंड भी मिल रहा हो। ऐसी प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूशन रहता है, इसकी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि एम्प्लॉयर्स को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, सो एक बार फिर से बताता हूँ। देखो होता क्या है कि न्यूज में भी रहा है, इसलिए कई बार आपने सुना होगा, अभी लॉकडाउन के टाइम भी न्यूज में रहा, गवर्नमेंट ने इसमें रिलैक्सेशन भी दिया था। होता क्या है कि किसी भी प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोविडेंट फंड है जो आप मंथली बेसिस पे इसमें कंट्रीब्यूट करते हो, तो इसमें बोला, इसमें एक प्रोविजन है कि जो 12% आपकी सैलरी है, वेजेस है, उसका 12% जो है आपको कंट्रीब्यूट करना है इस फंड में। ठीक है, ये आपकी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है। ऐसे ही 12% कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर। ठीक है, तो आपको आपकी सैलरी मिलेगी, लेकिन एम्प्लॉयर की तरफ से भी 12% कंट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये 12% जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये आपके वेजेस से या आपकी सैलरी से से इसको अलग से इसका प्रोविजन रहता है, वो यहाँ से आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी सैलरीज वगैरह से डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये 12% रहता है। ठीक है, लेकिन ये वेजेस की डिडक्शन नहीं है आपकी। ठीक है, ये आपकी अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस जिसकी हम बात कर रहे थे, उसकी डिडक्शन है, वहां से आपको वहां से कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया आपको, वेजेस डज नॉट इंक्लूड में ये आता है। प्रोविडेंट फंड हो गया या पेंशन में फंड में जो आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, वो वेजेस के अलावा जो चीजें हैं वो है, जैसे ग्रेचुटी की पेमेंट है। अभी आपको रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी का प्रोविजन रहता है, या फिर टर्मिनेशन अगर आपकी सर्विस की कर दी गई है तो ये प्रोविजन रहता है। तो ये जो सारे प्रोविजंस है, यहाँ से जो डिडक्शन किया जा रहा है वो आपकी सैलरी का डिडक्शन नहीं माना जाता, ये आपको जो अलग से चीजें प्रोवाइड की हैं उनमें से डिडक्शन माना जाता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है एम्प्लॉय की तरफ से और एम्प्लॉयर की तरफ से। ठीक है, उसकी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में थोड़ा सा एम्प्लॉइज को, बिकॉज उनकी सैलरीज वगैरह का उतनी सैलरीज उनको नहीं मिल पा रही हैं, या फिर एम्प्लॉयर अफोर्डेबिलिटी नहीं बन पा रही है कि वो पूरी सैलरी दे पाए, तो गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलैक्सेशन देने के लिए क्या बोला कि वो जो ये 12% एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन और 12% जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, टोटल जो है ये 24% बन जाता है। ठीक है, तो ये टोटल जो है 24% बन जाता है। गवर्नमेंट ने बोला कि ये 24 का 24% जो है हम पे कर देंगे। ठीक है, ये कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स के लिए अप्लीकेबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ये जो है ये हम पे कर देंगे जब तक ये लॉकडाउन का प्रॉब्लम चल रहा है। 3 महीने के लिए उन्होंने रखा है, हो सकता है आगे भी एक्सटेंड करें। तो ये 24% का 24%, ताकि एम्प्लॉयर को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए और एम्प्लॉय को भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए, बिकॉज ये यहाँ से डेबिट नहीं अगर उसकी सैलरीज में से डेबिट नहीं होगा तो ये उसको उसकी जो है उसको पैसे मिल जाएंगे मंथली बेसिस पे। ठीक है, एम्प्लॉयर डेट जो यहाँ सैलरी से काट के इस फंड में डालता था, तो वो नहीं काटेगा, तो ये नहीं कटा तो फिर वो एम्प्लॉयर को सैलरी में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा, बिकॉज 24 का 24% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, क्लियर हो गया क्या वेजेस में इंक्लूड नहीं है? अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है ये पेमेंट करने की? ये बेसिकली जो है फैक्ट्री के केस में जो है मैनेजर करेगा, जो भी अपॉइंट किया गया है मैनेजर, एज अ मैनेजर जिसको अपॉइंट किया गया वो करेगा। इंडस्ट्रीज और अदर एस्टेब्लिशमेंट के में जो है सुपरवाइजर अपॉइंट किया गया होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने का मतलब ये है कि अगर कुछ डिडक्शन हो रही है या फिर कुछ भी इशू आता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो वो इस एक्ट में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट की गई है। ऐसी रेलवे में जो है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जिस पर्सन को अपॉइंट करेगा वो रहेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर है कोई, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर अंडर अगर एम्प्लॉय है यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी यहाँ इसमें कवर अप होता है, एंड जो भी पर्सन अपॉइंटेड होगा वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वेजेस हमने देख लिया क्या है, अब वेजेस किस पीरियड का है वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे कि इसको हम बेसिकली क्या पीरियड लेके चलेंगे। तो ये एक्ट बोलता है, क्या बोल रहा है ये एक्ट? नो वेज पीरियड शेल एक्सीड 1 मंथ। ठीक है, तो 1 मंथ से ऊपर वेज पीरियड नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्या मतलब हुआ इसका? ये कि देखो, अगर सैलरीज पे करनी है तो ऐसा प्रोविजन नहीं होगा कि एम्प्लॉयर बोले कि मैं आपको हर 3 महीने में सैलरी दूंगा या आपको मैं 6 महीने में सैलरी दूंगा।
ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज दिस इज नॉट फिजिबल ना। 3 महीने तक कोई वर्कर काम करता रहे एंड उसको 3 महीने के बाद सैलरी मिल रही है, उसके मंथली एक्सपेंसेस रहेंगे, उसको कुछ ना कुछ पैसा चाहिए एक्सपेंसेस के लिए, तो ये इट विल बी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, इट मे लीड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑल्सो, बिकॉज 3 महीने तक वो फिर बन जाता है, ठीक है, अपनी सैलरीज के लिए डिपेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्ट ने प्रोविजन रखा है कि 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए ये वेज पीरियड, मतलब जो आपने वेजेस पे करने हैं, जो आपने पेमेंट करना है वेजेस के लिए, वो 30 डेज से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, मतलब 30 डेज कंप्लीट होते ही आपका एक पीरियड कंप्लीट हो गया एंड अब आपको सैलरी देनी है, ये प्रोविजन, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, अब 30 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन इससे कम हो सकता है, चाहे वो हो सकता है डेली वेजेस हो जाए। ठीक है, आपको पता ही है डेली वेजेस या दिहाड़ीदार मजदूर भी होते हैं, ठीक है, जिनको डेली पेमेंट कर दिया जाता है कि जितना काम उन्होंने आज किया, जितनी भी बात हुई थी उसके हिसाब से उनको डेली पे कर दिया। ऐसे ही वीकली भी होता है, ठीक है, कि वीक के लिए वीक के हिसाब से पे कर दिया। एंड ऐसे ही फोर्टनाइटली भी होता है, या फिर 15 डेज हम ले लेते हैं कि 15-15 दिन में पेमेंट कर दिया जाए। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये आपको, बट ये कि 1 महीने से ऊपर का टाइम नहीं सेट किया जा सकता, उसके नीचे का टाइम सेट किया जा सकता है। ठीक है, सो बट वेजेस कैन नॉट बी पेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ऑन ईयरली बेसिस। ठीक है, तो वेजेस की जहां तक हम बात करें वहां पे ये नहीं हो सकता, बाकी चीजें हो सकती हैं, जैसे इंसेंटिव हो गया, कुछ और चीजें होगी, वो आप ईयरली पे करो या जैसे ही पे करो, ठीक है, लेकिन जहाँ पे वेजेस की बात है वहां पर उसका जो पेमेंट का पीरियड है वो 30 दिन से ऊपर नहीं हो सकता। अब टाइम क्या रहेगा, ठीक है, ये एक्ट बहुत अच्छा काम ये करता है कि इसने फिक्स कर दिया टाइमिंग की क्या रहेगी इन वेजेस को पे करने की। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन का सबसे ज्यादा चांस हो जाता है वर्कर्स की, कि उन्होंने पूरा महीना काम भी किया है लेकिन उनको सैलरी का पता नहीं कि कब आएगी। एम्प्लॉयर से पूछो तो बोलता है अगले हफ्ते, 2 दिन 4 दिन इस तरह से करेंगे। लेकिन ये एक्ट इस चीज को रेगुलेट कर देता है, इस चीज को सुनिश्चित भी कर देता है कि ऐसी प्रॉब्लम ना रहे। तो ये इसने क्लियर कर दिया, क्या बोला इसने, इस एक्ट ने बोला अगर कोई रेलवे है या फिर कोई फैक्ट्री है या फिर कोई और इंडस्ट्री है, अगर वहां पे 1000 से कम एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस किसी फैक्ट्री, रेलवेज में या फिर इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो अगर वहां पर 1000 एम्प्लॉइज से कम है, तो वहां पर उनको जो सैलरी देनी है वो एट द मैक्सिमम जो है टाइम जो है उनके पास 7 डेज होगा आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वेजेस। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख, हम यहाँ रहते हैं 1 मई, 1 मई से लेके 30 मई तक का ये मैक्सिमम टाइम हो गया है ना, क्योंकि 30 डेज का मैक्सिमम टाइम होता है वेजेस पे करने के लिए पीरियड जो है। अब जो है इस केस में अगर 1000 से कम वर्कर हैं, ठीक है, अगर लेस देन 1000 वर्कर्स हैं, तो 7 ऑफ जून से पहले पहले उनको सैलरी जो है उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जानी चाहिए, जैसे ही पेमेंट है उनको हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 7th इज द मैक्सिमम टाइम। ऐसी अगर मोर देन 1000 है, ठीक है, अगर मोर देन 1000 एम्प्लॉइज हैं, तो मैक्सिमम जो टाइम दिया गया उनको 10th डे ऑफ द लास्ट डे ऑफ वेज पीरियड। ठीक है, तो वेज पीरियड जैसे हमने ऊपर एग्जांपल हम 1 मई से 31 मई ले रहे हैं, तो यहाँ पे 10 जून रहेगा, तो 10 जून से पहले पहले पेमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, जो सैलरीज का पेमेंट है वो हो जाना चाहिए। एंड ऐसे ही बाकी जो और सेक्टर्स हैं, जैसे पोर्ट एरिया, माइनिंग की हम बात कर रहे थे, वाफ एंड जेटी की बात हम कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर भी 7th डे ही रखा गया है कि 7 डेज की एक्सपायरी से पहले पहले पेमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्ट आपको जागरूक भी करता है इस चीज के लिए कि इससे पहले अगर आप इन सभी सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, तो आपकी पेमेंट जो है वो 7th डे से पहले पहले आ जानी चाहिए। एंड अगर इसमें एक और बात ये भी है कि अगर आपकी टर्मिनेशन की बात हुई है, सर्विस टर्मिनेट कर दिया, मतलब नौकरी से निकाल दिया गया है किसी रीजन से, तो फिर विद इन 2 डेज ऑफ द फ्रॉम द डे ऑफ द रिमूवल, ठीक है, जब आपको रिमूव किया गया या टर्मिनेट किया गया, उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके वेजेस मिल जाना चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन रही है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी आ जाता है इस पे, तो ध्यान रखिएगा। फिर से रिवाइज करते हैं इसको। अगर 1000 एम्प्लॉय से कम है तो 7 डेज के अंदर हो जानी चाहिए पेमेंट वेज पीरियड के बाद। और अगर 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो 10 डेज के मैक्सिमम 10 डेज के अंडर वेज पीरियड के बाद पेमेंट हो जाना चाहिए। एंड पोर्ट एरियाज या माइंस वगैरह से अगर इन्वॉल्व हैं तो 7 डेज के अंडर आफ्टर वेज पीरियड हो जानी चाहिए पेमेंट। ठीक है, एंड ऐसी टर्मिनेशन ऑफ सर्विस है फिर तो विद इन 2 डेज हो जानी चाहिए आफ्टर टर्मिनेशन।
मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा? देखो पहले जिस टाइम ये एक्ट बना था उस टाइम बड़ा क्लियरली लिखा था कि करंट जो भी उस टाइम पर करंट कॉइन्स चल रहे हो या नोट चल रहे हो उसमें आपको पे करना है, या फिर चेक से भी आप कर सकते हो या फिर क्रेडिट भी कर सकते हो। ठीक है, सो उस टाइम पर अब जैसे हमने डिमोनेटाइजेशन के टाइम देखा था, फिर ऐसा ना हो कि जो 1000 और 500 के नोट जो है गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिए तो सैलरीज के नाम पर वही पुराने नोट दे दिए जाए वर्कर्स को अपना वो कैश खत्म करने के लिए। ऐसा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लिखा है करंट कॉइन एंड करेंसी नोट। ठीक है, जो भी एप्लीकेबल जो भी उस टाइम पर लीगल करेंसी है, लीगल टेंडर है, उसी को ही देना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे बोला गया। एंड इसके बाद अब हम आगे आ जाते हैं। अभी डिमोनेटाइजेशन की जैसे हम बात करें तो वहां पे हमने एक टर्म बहुत सुना था। वो टर्म था लेस कैश इकोनॉमी। लेस कैश इकोनॉमी, ठीक है, एक कैशलेस इकोनॉमी होता है। ठीक है, जहां पे हमने बोल दिया कि पूरा पूरा ही कैशलेस रहेगा। ठीक है, और हम बस डिजिटल पेमेंट्स के सहारे ही रहेंगे और कुछ और कोई मोड नहीं रहेगा। बट हमने फिर लेस कैश को प्रमोट किया कि लेस कैश इकोनॉमी हमने बनाना है इंडिया को, जहाँ पे हमने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो पेमेंट्स हैं, चाहे वेजेस की हुई है और कोई पेमेंट, वो डिजिटल तरीके से किए जाए। तो इस एक्ट में वो चीज़ आप देखोगे उसके बारे में भी बोला गया है कि जब तक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये चीज ना बोलें कि किसी और मोड से पेमेंट किया जा सकता है, तब तक आपको जो पेमेंट करना है वो विल बी ओनली बाय चेक और क्रेडिटिंग द वेजेस इन द बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने इस चीज का रिलैक्सेशन नहीं दिया है किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बाय नोटिफिकेशन, तो वो उस इंडस्ट्रीज को, उस सेक्टर को, उस कंपनी को, उस फर्म को, उस फैक्ट्री को जो पेमेंट है वो चेक से करना है या फिर जो है क्रेडिट कर देनी है उसकी सैलरी उसके अकाउंट में डायरेक्टली। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेजेस क्या है, वेजेस कितने टाइम में देने हैं, ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा वेजेस देने के लिए, वो हमने बात कर ली। अब ऐसी इस एक्ट में ये चीज ही बताई गई है कि कौन सी ऐसी चीजें जो आप डिडक्ट कर सकते हो उस वेजेस से। ठीक है, तो कौन सी डिडक्शन जो है अलाउड है इस एक्ट के थ्रू, वो उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, एंड जो इस एक्ट में अलाउड नहीं है वो आप डिडक्शन नहीं कर सकते सैलरी से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हर एक इंडस्ट्रीज का या कोई फैक्ट्री है, उसने अलग अलग चीजों के लिए कुछ फाइन्स भी रखे हैं सो दैट डिसिप्लिन बना रहे फैक्ट्री के अंदर, कि यूनिफॉर्म के ऊपर ना पहन के आने पे, प्रॉपर यूनिफॉर्म ना पहन के आने पे फाइन रखा है, या फिर सिक्योरिटी जो सेफ्टी मेजर्स है उनको ना फॉलो करने पे कुछ फाइन रखा है। तो वो चीजें, वो फाइन भी जो है वो वेजेस से डिडक्ट हो सकता है। कंडीशन ये है कि वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए वेजेस की। एंड दूसरी एक और चीज है कि अगर किसी वर्कर की एज जो है वो जो है 15 साल से कम है। ठीक है, अगर किसी भी एम्प्लॉय की जो एज है वो 15 साल से कम है, तो फिर कोई फाइन की डिडक्शन नहीं की जाएगी। ठीक है, थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया बिकॉज दे आर माइनर्स बेसिकली। ठीक है, तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर 15 साल से कम की उम्र का वर्कर है, ठीक है, तो ये हमें पता है कि 14 साल से ऊपर, 14 साल से नीचे का जो वर्कर है, चाइल्ड है, वो एम्प्लॉय नहीं किया जाता, वो उसकी प्रोहिबिशन है। बट 14 के बाद जो है इंडस्ट्रीज, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्रीज, दे आर अलाउड। वो फैक्ट्रीज एक्ट में हमने कवर अप किया था, आप एक बार हैंड आउट भी देख लीजिएगा अगर क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, सो अगर 15 साल से कम की एज है तो फिर फाइन नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, एंड 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसी एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अगर कोई एब्सेंट है अपनी ड्यूटी से तो फाइन लगाया जाएगा। बट ये फाइन जो है उसकी जैसे एक दिन की जितनी भी सैलरी बनती है, उसका वेजेस बनते हैं, वन डे वेजेस जो भी बनते हैं उसके, अब अगर एक दिन वो नहीं आया तो आप एक ही दिन का उस वेजेस जो एक दिन के बनते हैं वही काटोगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी जो है यहाँ पे हम ले लेते हैं कि सैलरी किसी की है 6,000। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम इस चीज को डिवाइड करेंगे तो वो 200 बन जाता है, 200 डेली बन जाती है। ठीक है, 200 डेली बनता है अगर वेजेस यहाँ पे, तो फिर आप डेली अगर एक दिन नहीं आया तो आप 200 ही काटोगे, आप 400 नहीं काटोगे। ठीक है, तो ये प्रोविजन, ये बेसिकली एक्ट इसी तरह की और डिडक्शन भी इस एक्ट में प्रोवाइड की गई है कि आपने कोई डैमेज किया है, कोई वहां पर टूल्स के लिए, मशीनरी के रिगार्डिंग कोई निग्लिजेंस की वजह से आपकी कोई नुकसान हुआ है एम्प्लॉयर का, तो भी आपसे वो एम्प्लॉयर जो है उसकी भरपाई करवा सकता है। ठीक है, लेकिन वो जो भी डैमेज रिकवर किया जाएगा वो जो है वैल्यू जो है उस इक्विपमेंट की, उस मशीनरी की से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, एंड ऐसे ही और तरह के डिडक्शन भी आपकी सैलरी से किए जाते हैं, जैसे कि आपको हाउस होम अकोमोडेशन दिया गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये फैसिलिटीज, या प्राइवेट कई बड़ी कंपनीज भी
ये फैसिलिटी देती हैं कि वो होम अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी उनको जो भी अप्रोप्रिएट रेंट होगा वो भी सैलरी से काटा जाता है, ठीक है। जो भी मिनिमम या जो भी प्रोविजन रखे जा सके तो वो भी वेजेस से काटे जा सकते हैं। ऐसे ही और एमिनिटीज एंड सर्विसेज जो सप्लाई की जा रही हैं उसकी डिडक्शन भी की जा सकती है, ठीक है। बट दिस नीड टू बी ऑथराइज कि कितना काटना है, ठीक है। अपनी मनमानी तरीके से नहीं काटा जा सकता, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से इसको ऑथराइज कराने की जरूरत पड़ेगी। एंड ऐसे ही किसी वर्कर ने कुछ एडवांसेस लिए हुए हैं अपने एम्प्लॉयर से, कुछ अगले महीने की तनख्वाह पहले ही ले ली है, ठीक है, आने वाले महीने की, तो वो अगर अगले महीने जब उसकी सैलरी आती है, जैसे मई मंथ की जो है जून मंथ की सैलरी उसने मई में ही ले ली है, तो जब जून मंथ की सैलरी आएगी तो जो उसने एडवांस लिया वो उसमें से डेबिट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको वो डिडक्शन भी अलाउड है। ऐसी लोन अगर ले रखा है तो उसकी रिकवरी के लिए जो पेमेंट काटा जाएगा वो भी अलाउड रहेगा। एंड ऐसी और ये लिस्ट है इनकम टैक्स के रिटर्न के लिए, और भी चीजें इसमें रहेंगी। ये लिस्ट पूरा जो है मैंने हैंडआउट में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे हमारा हैंडआउट है, सक्सेस ट्री नाम से चैनल है। जो अभी नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, सक्सेस ट्री नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपने जाना है, ठीक है। एंड वहां पर जाके आपने ये हैंडआउट जरूर पढ़ने, हर एक लेक्चर के साथ हैंडआउट होता है। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पुराने लेक्चर्स के साथ भी हैंडआउट अटैच है, आपको बस उस लेक्चर की डेट पर जाना है। जो भी उस लेक्चर की डेट रही है वो उस डेट को आप सर्च करो टेलीग्राम में जाके, आपको उस डेट पर जो है हैंडआउट मिल जाएगा। एंड वो हैंडआउट आपने जरूर पढ़ना है। हैंडआउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक चीज वहाँ पे कवर अप की गई है। जो समझाने वाली चीजें वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बट कई चीजें आपको वैसे ही रीड करनी होती हैं, एग्जाम में आ भी जाती हैं, तो वो आपने हैंडआउट से जरूर पढ़ लेना, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलिए ये लिस्ट एक बार देख लीजिएगा। एंड नीचे एक लाइन और भी दी गई है, दैट इज कि ये जो सारी हमने डिडक्शन की है, फाइन लगाए हैं, जो भी हमने डिडक्शन उस वेजेस में से किए हैं, उसका एक रजिस्टर, एक रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा, और 3 साल तक वो रिकॉर्ड मेंटेन रखना होगा एम्प्लॉयर को, जो भी डिडक्शंस किए गए हैं। अब इसके बाद ये सारे प्रोविजंस हमने देख लिए। अब ये सारे अप्लाई करने के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है इंस्पेक्टर, ठीक है। अब ये इंस्पेक्टर का रोल होगा कि वो देखेगा कि ये सारे प्रोविजन जो हैं अप्लाई हो रहे हैं, वेजेस प्रॉपरली मिल रहे हैं, टाइमली मिल रहे हैं नहीं, ठीक है। एंड उसके लिए वो इंक्वायरी भी कर सकता है, एग्जामिनेशन भी कर सकता है, ये पावर रहेगी उसके पास। एंड वो जाके रिकॉर्ड भी इंस्पेक्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है प्रीमाइसेस की, ठीक है। एंड जरूरत पड़े तो खुद भी जाके सुपरवाइज करेगा, देखेगा कि पेमेंट मिल रही है नहीं मिल रही। एंड अगर कोई डॉक्यूमेंट उसे सीज करना है, अपने साथ लेके जाना है, तो वो भी वो कर सकता है, ठीक है। तो ये इंस्पेक्टर का रोल रहेगा। अब इसी सब में जो वेजेस की हमने बात की कि अगर कुछ क्लेम्स आते हैं, कुछ कंप्लेंट आती है कि हमें वेजेस टाइम से नहीं मिल रहे, मुझे पूरे वेजेस नहीं मिल रहे, मेरी सैलरी से इतना काट लिया, इस तरह के जो कंप्लेंट्स हैं, अब उन कंप्लेंट्स को लेके वो जो वर्कर है वो आगे जा सकता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होगा? जो गवर्नमेंट्स अपॉइंट करेंगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्हें अपॉइंट करेगी, वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी यहाँ पे रहेंगे। एंड वो कौन हो सकते हैं? वो कमिश्नर हो सकता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट कमिश्नर फॉर वर्कर्स कंपनसेशन अपॉइंट करते हैं, तो वो हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसी ऑफिसर्स अपॉइंट करती है। मैंने ऑलरेडी जब फैक्ट्रीज एक्ट करवाया था तो आपको लेबर कमिश्नर के बारे में बताया था। तो रीजनल लेबर कमिश्नर्स होते हैं, उनको असिस्ट करने के लिए असिस्टेंट लेबर कमिश्नर होते हैं एरिया के वाइज, जिनका 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो, उनको ये पावर रह सकती है, उनके पास जाके कंप्लेंट किया जा सकता है। एंड ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स भी और अपॉइंट करती है। लेबर कोर्ट्स में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो भी ऑथराइज है इस काम के लिए, ठीक है। सो ये सारे पर्सन जो हैं, ये सारी अथॉरिटीज रहेंगी जिनके पास जाके कंप्लेंट किया जा सकता है। बस ध्यान में एक बात रहे कि ये कंप्लेंट जो है 12 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। मतलब जब भी जिस भी दिन की आपको कंप्लेंट है, अगर आपको मई मंथ की कंप्लेंट है तो अगले साल मई मंथ से पहले पहले आपको कंप्लेंट जो है फाइल कर देनी चाहिए। उसके बाद कंप्लेंट की वैलिडिटी नहीं रहेगी। जो ऑथराइज जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी वो आपको अलाउ कर सकती है कि आप कंप्लेंट फाइल कर दो, लेकिन फिर भी 12 महीने के अंदर अंदर किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रहेगा इस बात का, कौन सी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज होती हैं एंड कितने टाइम का पीरियड रखा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। हमें हमारे ईपीएफओ के एग्जाम में इतना टेक्निकल पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं प्लेंटीज की बात। अब प्लेंटीज क्या है इसमें? देखो ये सारी चीजें अगर नहीं फॉलो की जा रही हैं तो प्लेंटी भी लगेगा, ठीक है। एंड प्लेंटी किस क्या क्या रीजन से लग सकता है? वो रीजन हमारे रहेंगे, डिले इन वेजेस की बात है, अनरीजनेबल डिडक्शन कर लिया, ठीक है। अनरीजनेबल क्या होगा? जो उस लिस्ट में नहीं दिया, जो इस एक्ट की लिस्ट में नहीं दिया हुआ,
वो सारे अनरीजनेबल डिडक्शन रहेंगे जो भी ऑथराइज नहीं किए गए। एंड ऐसे ही एक्सेस डिडक्शन कर लिया है एब्सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए, मैं जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है, लॉस एंड डैमेजेस के लिए ज़्यादा पैसे काट लिए, ठीक है, इस तरह की जो भी इश्यूज हैं उन सब रीजन से पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। तो देखो बेसिकली यही सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है इस एक्ट के, जो कि हमने सारे कवर अप कर लिए हैं। हमारे एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है, बट जैसे मैंने आपको बोला कि एक बार डिटेल रीडिंग आपको जरूर करनी है हैंड आउट की, सो दैट आप कॉम्प्रिहेंसली सब कुछ समझ जाओ, कवर अप कर लो। तो उस पर्पज से एक बार हैंड आउट जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बार बार चीज बोलता हूँ, बिकॉज कई बार मैं जो लेक्चर्स के कमेंट में देखता हूँ, वो कुछ ऐसे कमेंट भी रहते हैं, अगर आपने हैंड आउट पढ़ा हुआ तो वो कमेंट कभी भी आपके नहीं आएंगे, आई एक्सपेक्ट। एंड ऐसी लाइव चैट में जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा होता हूँ, तो वहाँ भी कुछ कमेंट्स रहते हैं, तो उस टाइम पर आपकी वो क्वेरीज रहेंगी तो मैं साथ ही आंसर कर देता हूँ। लेकिन एक बार हैंड आउट पढ़ लोगे तो फिर वो सारी क्लैरिटी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है, ठीक है। ऑल राइट देन, अभी हमने जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, एक्ट्स हैं, वो हमने कवर अप कर लिए हैं। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं हमारे, वो हम लेक्चर्स के थ्रू कवर अप कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जो एक्ट सिर्फ हैंड आउट से किए जा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, वो एक्ट जो है वो हैंड आउट के थ्रू कवर अप करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सक्सेस ट्री जो हमारा टेलीग्राम चैनल वो सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर लो, सो दैट आपको ये एक्ट का हैंड आउट नोटिफाई हो जाए, मिल जाए आपको, ठीक है। एंड अभी नेक्स्ट लेक्चर तो जो है वो हम करेंगे बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। एंड इसके बाद हम करेंगे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ये हमने अभी एक्ट कवर अप करने हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा बाकी एक्ट्स का मैं आपको हैंड आउट दूंगा, तो जरूर रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट फिर टॉपिक रह जाएगा वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये बस इसके साथ ही फिर हमारा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ है वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर आप काउंट करें, आप लोगों का बार बार लाइव चैट में भी ये क्वेरी आ रहा है कि आप कितने लेक्चर रह गए, तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज आज हमारा ये 12th लेक्चर है, देन दिस इज 13, एंड देन 14, दिस विल बी आवर 14 lecture, and ILO will be our last lecture, that is lecture 15। इसके साथ ही हम खत्म कर देंगे अपने इस सीरीज को, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लेबर लॉ को, ठीक है। एंड इसके पार्ट अगर कुछ भी और इन्फॉर्मेशन आप चाहते होंगे या कुछ और एडिशन चाहते होंगे, तो मुझे जो है लाइव चैट में या फिर हमारा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है वहां पे जरूर बता दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। दिस विल बी सफिशिएंट बिकॉज दिस whole course has been covered through three mediums. One is your this class lecture, second is handout, and third is test series. So अगर टेस्ट सीरीज आप लोगों ने enroll नहीं किया तो enroll कर लीजिएगा, ठीक है। And that's all from my side. This is Deepak Thakur signing off for today, and meet you in the next lecture.